जो भी भूमि स्वामित्व का काम किया करता था या भूमि का जो काम किया करता था उनमें से भाई राजपूत भी थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, कल मैंने आपको पूरा यहां तक बता दिया था कि इब्न बतूता भारतीय शहरों के बारे में बताता है कि अगर भाई आपके पास इच्छा साधन है या फिर आप लोगों के पास भाई स्किल्स है तो जो उपमहाद्वीप है या भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो किसके लिए, तो बेटा वो व्यापक अवसरों के लिए क्या है भाई, भरपूर पाया है इसके द्वारा। ठीक है, संचार एक अनूठी प्रणाली के बारे में इसके द्वारा मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके द्वारा बताया गया कि जो राज्य हुआ करता था वो व्यापारिक मार्गों के लिए सराय तथा विश्राम बनाया करता था, जो रुकने के लिए या फिर अपना सामान रखने के लिए जो जगह होती हैं। और इसके द्वारा भाई इब्न बतूता के द्वारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताई गई थी, जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि जो डाक व्यवस्था थी वो इस प्रकार थी कि दो प्रकार की, यानी डाक व्यवस्था कैसी थी, तो दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी। एक अश्व डाक व्यवस्था और नंबर दूसरी कैसी भाई, पैदल डाक व्यवस्था। नंबर एक अश्व डाक व्यवस्था और नंबर दूसरी पैदल डाक व्यवस्था। ठीक है, ये दो प्रकार की डाक व्यवस्थाएं हुआ करती थी भारत के अंदर। कब, तो भाई इब्न बतूता बताता है किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भाई दो अनूठी प्रकार की संचार व्यवस्था हुआ करती थी। नंबर एक अश्व, नंबर दो पैदल डाक व्यवस्था। ठीक है भाई, यहां से आगे आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। बर्नियर क्या कहता है, किसके बारे में कहता है, तो अपविकसित यानी जो डेवलपमेंट जहां पर नहीं हुआ है। ठीक है, विकासशील भी बोल सकता था। अपविकसित का मतलब होता है कि जहां पर विकासशील प्रगति भी ना हुई हो, जहां पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ और ही हो, यानी कम डेवलपमेंट, कम से भी कम डेवलपमेंट, इसे बोलते हैं अपविकसित पूर्व। ठीक है, या पूर्व की, ये ईस्ट की बात कर रहा है यहां पे। ठीक है, पूर्व में ये किसकी बात कर रहा है, तो ईस्ट की बात कर रहा है। क्या कहता है बर्नियर, वही बर्नियर है ये जिसका नाम पूरा क्या हुआ करता था, फ्रांसवा बर्नियर हुआ करता था। ये चिकित्सक के रूप में, राजनीतिक के रूप में, दार्शनिक के रूप में, हिस्टोरियंस के रूप में। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था। अच्छा जी, इसके द्वारा अपना ग्रंथ या फिर इसके द्वारा अपनी पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी भाई अगर मैं कहूं तो मुगल साम्राज्य में भाई यात्री के रूप में, ऐसे समझ लीजिए कि मुगल साम्राज्य यात्री के रूप में। और इसकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अपने गहन प्रेक्षापट, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। क्या चीज उल्लेखनीय है, तो बर्नियर का जो ग्रंथ है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगल इतिहासकार को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे, किसमें बेटा, तो वैश्विक ढांचे में भाई स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वैश्विक यानी विश्व, विश्व, विश्व यानी वर्ल्ड, ऐसे समझ लीजिए। और अगर आपको ये वैश्विक शब्द ना समझ में आए, ये जो एनसीईआरटी है ना, अगर इसकी आप भाषा समझ गए, ये कहना क्या चाहती है, अगर ये आप समझ गए तो सीयूईटी जैसा कोई भी एग्जाम हो आपके लिए, कोई भी मोड का एग्जाम हो, कंप्यूटर बेस्ड हो, आपका रिटन मोड हो, कोई भी हो, ठीक है, एकदम आप पार जाएंगे। लेकिन आपको क्या समझनी है, एनसीईआरटी की भाषा समझनी है और एनसीईआरटी की किताब एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट होती है और एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से किस तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये चीजें सीखनी है तो भाई आ जाइए हमारे साथ, यानी यूनिमॉन्क्स के साथ। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं बर्नियर का जो ग्रंथ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को, किसको, तो बेटा मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया है। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना किससे किया करता था, तत्कालीन यूरोप से करता था, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है। किसके द्वारा दिखाया गया है, बर्नियर के द्वारा दिखाया गया है, जो कि वह मुगल कालीन भारत की, भाई किसकी,
तो मुगल कालीन भारत की जो तुलना है वो किससे कर रहा है? यूरोप से करता है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम यानी उल्टे के रूप में दिखाया गया है। अब अगर पूछा जाए कि भूमि स्वामित्व पर प्रश्न, भूमि स्वामित्व का मतलब क्या होता है? जो भूमि का भाई अधिकारी होता है या भूमि का जो मालिक होता है। तो बर्नियर क्या बताता है कि जो स्टेट हुआ करता था, जो राज्य हुआ करता था, जो रजवाड़ा हुआ करता था, जो किंग हुआ करता था, जो बादशाह हुआ करता था, वो भूमि पर किस प्रकार का भाई अधिकार रखता था, या फिर भूमि का जो स्वामित्व हुआ करता था, जो भूमि का स्वामी हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था मुगल एम्पायर के समय में। ठीक है, यहां तक बात एकदम क्लियर हो रही है, अच्छे से क्लियर हो रही है ना? चलिएगा, तो क्या कहता है भूमि स्वामित्व के प्रश्न पर बर्नियर? तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूमि स्वामित्व, ये शब्द को याद रखो, निजी भूमि स्वामित्व, निजी भूमि स्वामित्व। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो कि बर्नियर क्या कहता है? बर्नियर कहता है कि भारत और यूरोप के जो बीच मूल भिन्नताओं, मूल भिन्नता का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था? तो बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस था कि निजी भूमि स्वामित्व का अभाव था, अभाव मतलब कमी थी, उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। भाई बर्नियर का जो निजी स्वामित्व यानी जो खुद की जमीन होती है लोगों के पास, उसमें क्या था? तो दृढ़ विश्वास हुआ करता था। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात कर लेता हूं मैं, यहां पे थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं, किसकी बेटा? तो आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम था अकबर। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अकबर। अकबर का एक दरबारी हुआ करता था, या अकबर का एक राइटर हुआ करता था, या अकबर की किताब लिखने वाला एक आदमी था जिसका नाम था अबुल फजल। जिसका नाम क्या था बेटा? जिसका नाम था अबुल फजल। नाम दोबारा बोलिए, अबुल फजल। कब से लेकर कब तक इसके द्वारा? तो याद रखिएगा 1589। एक तो ये जगह थोड़ी कम पड़ गई है, मैं साफ करके लिखता हूं, है ना? एक सेकंड याद रखिएगा, मैं अभी आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपके तुरंत समझ में आ जाएगी चीज, है ना? देखिए, अबुल फजल आईने अकबरी, पूरा ही बता देता हूं, आईने अकबरी ये क्या है? ये एक पुस्तक का नाम है। किसके द्वारा बता रही है ये? तो ये अकबर के शासन काल में के बारे में ये हमें बताती है। ठीक है, इतना याद रखेगा आपको, इतना याद रखेंगे आप। अब आगे याद क्या रखना है आपको? आगे याद रखना है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। किसकी कृतियां हैं इसमें, या किसका जीवन काल के बारे में बताया गया है? तो अकबर के जीवन काल के बारे में बताया गया है। अब जो अबुल फजल है वो क्या कहता है? अबुल फजल कहता है कि जो भूमि स्वामित्व हुआ करता था, जो लगान से, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जो खेती करने वाला समुदाय हुआ करता था, खेती वाले समुदाय में, जैसे कि आज अगर मैं आपको समझाने की, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी भूमि स्वामित्व का काम किया करता था या भूमि का जो काम किया करता था, उनमें से भाई राजपूत भी थे, जाट भी थे, ब्राह्मण भी हुआ करते थे, और जो सबसे ज्यादा हुआ करते थे चरवाहे। चरवाहेयों का मतलब समझ रहे हो? जो भैंस वगैरह या गाय वगैरह या भेड़ बकरी का पालन करने वाले, और उनको चरवाहा कहते हैं। तो ये लोग क्या किया करते थे? ये लोग खेती किया करते थे, है ना? तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूमि स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निजी निवासियों दोनों के लिए क्या बताया? इसके लिए हानिकारक बताया। यानी अगर देखो, इस लाइन को अच्छे से समझिएगा, ये लाइन क्या कह रही है कि उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व, राजकीय का मतलब क्या होता है? जो स्टेट होता है, यानी जो राजा होता है, उसका स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों के लिए, यानी जो लोग उसमें काम किया करते थे, उन दोनों के लिए क्या बताया? हानिकारक बताया। और बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं थे। मध्य की स्थिति का मतलब क्या होता है? यानी सारा की सारी जो जमीन हुआ करती थी वो किसके अंडर काम किया करते थे लोग? बादशाह में नियत हुआ करती थी, या फिर स्टेट में नियत हुआ करती थी। ठीक है, यहां तक एकदम समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लीजिएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा कि इसका राजा क्या है, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। देखिए मैंने इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद किया है कि बर्नियर कहता है कि जो मुगल साम्राज्य का किंग हुआ करता था, मुगल साम्राज्य का जो बादशाह हुआ करता था, वो क्या था, वो भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। लेकिन ऐसी कोई भी डेफिनेशन हमें कहां नहीं मिलती है, हमें आईने अकबरी में ये सारी चीजें कोई भी देखने को नहीं मिलती है। तो जाहिर सी बात है जो बर्नियर के द्वारा अनुभव प्राप्त किए गए थे, बर्नियर के खुद के अनुभव थे। क्या था वो? बर्नियर के खुद के अनुभव थे। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे, इसके द्वारा बताया गया है। इसके खेत क्या थे? इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका मात्र एक ही कारण था, क्या? राजकीय भूस्वामित्व। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि भाई राजा क्या किया करता था, या किंग या बादशाह क्या किया करते थे, लोगों से लगान लिया करते थे। लोगों से लगान का मतलब क्या होता है? टैक्स समझ लीजिए आप, है ना। आप टैक्स से लगान शब्द समझ सकते हैं। तो अगर झाड़ीदार वगैरह जो खेत हैं, अगर कम पैदावार हो रही है बेटा, क्या हो रही है? अगर कम पैदावार हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भाई जो काम करने वाले लोग हैं वो कैसे हो जाएंगे? वो गरीब लोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गरीब लोग हो जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी, मैंने वही बताया ना आपको कि अगर बात की जाए आईने अकबरी के बारे में, अगर बात की जाए आईने अकबरी के बारे में, तो एक भी मुगल सरकारी दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य ही, देखो इस पॉइंट को याद रखना, मैंने जो ये लिखा है आपके लिए कि राज्य ही, यह इंगित नहीं करता, इंगित का मतलब इशारा नहीं करता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। कोई भी सरकारी दस्तावेज, कोई भी मुगल कालीन जो सरकारी दस्तावेज है वो इशारा नहीं करता है। क्या कहता है? उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार, शायद मैंने आपको पहले ही वही बता दिया था कि उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर का काल सरकारी इतिहासकार, नाम क्या है इसका बेटा? अबुल फजल। नाम क्या है? अबुल फजल। इसके द्वारा आईने अकबरी लिखी गई। कब से लेकर कब तक लिखी गई? तो बेटा ये लिखी गई थी आपकी 1589 से लेकर 1601 ईस्वी तक, है ना। यहां तक लिखी गई थी। कितने साल हो गए? ये लगभग 13 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, है ना। वैसे आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा इस बारे में अच्छे से। तो 13 वर्षों में क्या लिखी गई थी? आईने अकबरी लिखी गई थी। तो अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है। राजत्व यानी राज्य का पारिश्रमिक, पारिश्रमिक यानी मेहनत बताता है उसकी, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है। दोबारा देखो क्या कह रहा है कि जो राजा के द्वारा, फिर दोबारा से यहां से समझेंगे, है ना, यहां से समझेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी समझ में यहां से नहीं आया, है ना। दोबारा से समझिएगा मेरी इस लाइन को। चलो दोबारा से समझो इस लाइन को, है ना। देखो क्या कह रहा है कि उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि स्वामित्व का राजत्व, दोबारा समझो कि भूमि राजस्व को, राजत्व का, राजत्व यानी राज्य का क्या बताता है? पारिश्रमिक बताता है। पारिश्रमिक मतलब होता है एक तरीके से कर बताता है, या एक तरीके से इच्छा शक्ति बताता है, या एक तरीके से लगान बताता है। बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है। जो राजा द्वारा, जो किसके द्वारा बेटा? जो प्रजा हुआ करती थी। भाई ऐसा तो है नहीं कि राजा वहां पे हल चलाने जा रहा है या बादशाह उन खेतों में हल चलाने जा रहा है। हल कौन चलाया करता था? आज भी हल कौन चलाता है? भाई मजदूर वर्ग चलाता है, किसान वर्ग चलाता है। आज भी क्या है भाई? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो होते हैं वो तो हम लोगों के लिए पॉलिसीज बनाने, यानी जो एक तरीके से ये कह लीजिए आप उनके अंडर काम करते हैं, और वो आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से काम करना है और हमें कहां कहां टैक्स चाहिए और आपको क्या क्या चीज मुहैया करानी है। मुहैया का मतलब है आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल।
तो जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, ना कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। देख लीजिए आप, है ना, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल समझ में आया, अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट मेरे साथ साथ लेते रहिए, या फिर मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आप लोग एकदम अपनी कॉपी में साथ की साथ राइट डाउन भी कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों, दबा के शेयर करो बेटा। आपका एक शेयर, आपका मात्र एक शेयर हमें मोटिवेट करता है। हमें लगता है कि हाँ, हम लोग जो बच्चे को चाहिए, जो एक स्टूडेंट को चाहिए, वो हम लोग दे पा रहे हैं आपके सिलेक्शन के लिए, आपके एडमिशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है? महिलाएं, दासियां, सती, श्रमिक। अर्थात महिलाओं की क्या स्थिति थी, दासियों की। दासियां कैसे बोलते हैं? दासियों का मतलब होता है जो बादशाह की पत्नी अर्थात रानी की सेवा कार्यरत में काम करती हैं, उन्हें दासियां कहा जाता है। सती तथा श्रमिक। ठीक, चलिएगा। तो क्या कह रहा है कि जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े, लिखित का मतलब जो लोग भाई अपने जो लिखित टेक्स्ट छोड़कर गए हैं, छोड़े वे सामान्यतः क्या थे? वे सामान्यतः पुरुष थे जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासुपूर्ण लगता था। रुचिकर का मतलब जानते हैं ना, जिसमें आपकी रुचि होती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। तो उन लोगों ने महिलाओं की स्थिति का विषय, यानी जो महिलाएं हैं वो किस स्थिति में हैं, क्या उनको सारी जो एक तरीके से ये है कि आजादी कह लीजिए या फिर अधिकार कह लीजिए, या फिर वो क्या क्या काम किया करती थी, क्या वो शिल्पकार भी हुआ करती थी, क्या वो व्यापारिक मार्गों में रहने वाले जो लोग हुआ करते थे या जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, क्या उनके साथ हाथ बटाया करती थी, या काम एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी काम किया करती थी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उदाहरण के लिए बाजारों में दास, देखो इस लाइन को अच्छे से समझो, है ना। दास मीनिंग क्या है? दास का मतलब होता है एक तरीके से गुलाम। क्या? अगर मैं इसका पर्यायवाची, दास का पर्यायवाची बोलूं तो पर्यायवाची क्या होगा? गुलाम होगा। और गुलाम का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक आदमी पर आप लोग, या किसी एक क्षेत्र पर, है ना, या किसी एक दूसरे बादशाह पर आक्रमण करने के बाद वहां से जो विद्वान लोग हुआ करते थे या बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, या फिर जो उनके सेनापतियों में अच्छे कुशल सेनापति हुआ करते थे, उनको ये लोग क्या लिया करते थे, यानी उनको ले आया करते थे अपने साथ, कुछ पैसे देकर, उनके घर वालों को कुछ पैसे देकर, या फिर इस लोभ लालच में कि हम अपने यहां तुम्हें अच्छी पोस्ट देंगे, अच्छी जो जगह है वहां पर आपको रखेंगे और आपकी हमें आवश्यकता है, हमें अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक तरीके से एडवाइजर समझ लीजिए आप। तो उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। याद रखिएगा कि जो दास हुआ करते थे अन्य वस्तु की तरह। अगर मैं आपको बात करूं तो भारत में भाई जिस टाइम पर 1001 ईस्वी से और मुगल एम्पायर पीरियड तक या मुगल साम्राज्य तक भारतीय जो स्त्रियां हुआ करती थी, जो भारतीय मैं कहूं फीमेल हुआ करती थी, उनकी बेटा उनको बेचने के लिए, सोचकर देखिए कि उनको बेचने तक के लिए कहां पर? तो काबुल में। काबुल कहां है? काबुल कंधार, नाम सुना है? काबुल अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो काबुल कंधार में बेटा क्या लगा करती थी? बेटा मंडियां लगा करती थी, यानी औरतों को खरीदने और बेचने के लिए मंडियों का इस्तेमाल हुआ करता था। जिस तरीके से आज हमारे यहाँ सब्जी वगैरह मंडियों में बेची जाती है, उसी तरह भारतीय जो स्त्रियां हुआ करती थी, भारतीय फीमेल जो लोग हुआ करते थे, जो एक तरीके से औरतें हुआ करती थी, उनको बेचा जाता था वहां ले जाकर, है ना। ये काम इनके द्वारा किया गया। तो उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुले आम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। ऐसा भी होता था कि भाई मैं किसी राजा से मिलने जा रहा हूं, मान लीजिए मुझे किसी अवसर की तलाश है, मुझे किसी जॉब की तलाश है, तो मैंने क्या काम किया? मैंने यहां पर भाई उस मंडी में गया जहां पर ये जो दास या गुलाम थे बेचे और खरीदी जाते थे। मैंने कुछ पैसे दिए, मैंने जिसमें देखा कि ये अच्छा आदमी है, स्किलदार आदमी है,
इसको मैंने पकड़ा या मैंने उसको खरीदा और खरीद कर किसके सामने, जो बादशाह हुआ करता था, जो राजा हुआ करता था, उसके सामने लाया और कुछ चांदी सोने जो भी मतलब उपहार में सामान लाया करते थे ताकि बादशाह खुश हो जाए, है ना। किसके लिए, तो बादशाह को खुश रखने के लिए। देखिए क्या कहता है, जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप क्या क्या खरीदा, घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। देख लीजिए, घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा, मुल्तान कहां है, आज का बेटा पाकिस्तान का एक शहर है, पाकिस्तान का एक शहर है मुल्तान। चलिएगा मुझे जल्दी से बताइए, मुल्तान का सुल्तान किस क्रिकेटर को कहा जाता है, शायद मैंने कभी आपको बताया हो या ना बताया हो, जल्दी से बताइएगा कि मुल्तान का सुल्तान कौन से भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है। मैं भाई आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को, यानी मुल्तान का जो गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर को क्या क्या दिया, किशमिश और बादाम के साथ एक दास और एक घोड़ा भेंट स्वरूप। भेंट का मतलब जब मैं आपसे मिलने आया हूं तो ये मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूं। इब्न बतूता यह बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक, दोबारा समझिए, नसीरुद्दीन नामक, नाम क्या था, नसरुद्दीन, जो क्या हुआ करता था, धर्मोपदेशक, यानी धर्म पर उसको उपदेश दिया करता था। किसको उपदेश दिया करता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। प्रवचन से बहुत खुश हुआ और उसे 1,00,000 टके तथा 200 दास दे दिए। देखिए कितने दास खरीद कर लाया है, कितने, 200 दास। कौन खरीद कर लाया है, तो बेटा इब्न बतूता खरीद कर लाया है। किसके लिए खरीद कर लाया था, तो नसरुद्दीन, जो क्या हुआ करता था, जो गवर्नर हुआ करता था, कहां का, मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक का धर्मोपदेशक था, उसको क्या किया कि 1,00,000 टके और 200 दास इसके द्वारा उपहार में दिए गए थे। ठीक है भाई, ये आपका चैप्टर यहां पर एकदम कंप्लीट होता है, ठीक है, एकदम यहां पर आपका ये चैप्टर शायद, हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यहां से जितने भी क्वेश्चन आने हैं मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। याद रखिएगा, आप लोगों के लिए जैसे ही भाई आपके एग्जाम खत्म होते हैं, कौन से वाले एग्जाम, तो अगर आपके जब भी बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे तो 20 फरवरी, डेट याद रख लीजिए, किसी कॉपी के एक पन्ने में लिख लीजिए, 20 फरवरी से मैं यहां पर आपको हर एक चैप्टर से क्या कराने जा रहा हूं, मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं हर एक चैप्टर से, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है ना, ताकि आपकी जो तैयारी है वो कैसी रहे, एकदम धांसू रूप से रहे, एकदम अच्छे रूप से रहे। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, दबा के जरूर शेयर कर देना। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।